एक मैंने आपकी जो एक बुक है, उसमें एक चैप्टर पढ़ा था द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ डेरा सच्चा सौदा। आप उसके बारे में प्लीज़ कुछ बात करना चाहेंगे? Sir, I want to understand what is the kind of warfare tactics RAF uses. I mean, is it the traditional guerrilla warfare or is it the modern day tactics? How do they fight? Sir, how was academy days like? शुरू में आप मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आप सीनियर के सामने खड़े हो जाते कि मेरी ये प्रॉब्लम है. ही वुड नॉट लिसन टू यू. ही वुड सिंपली से यू गो एंड मैनेज. जिस टाइम पे कारगिल वॉर शुरू हुआ था, उससे पहले आप कांधार में थे, विच इज़ इन कश्मीर. इसमें जो ये जो इसमें आपने वर्ड यूज़ किया हुआ है ऑपरेशन खुकरी, तो ये खुकरी जो वर्ड है, इसको स्पेसिफाई करके यूज़ करने का मतलब कोई रीज़न? हमने देखा कि आपकी पोस्टिंग कश्मीर में थी, तो वहाँ पे जो बॉर्डर था वो पाकिस्तान से लगता हुआ था, यहाँ पे चाइना से लगता हुआ बॉर्डर था. तो 1999 में उस टाइम पे जो कश्मीर की सिचुएशन थी, आपको क्या लगता है जो वहाँ के लोकल्स के जो सेंटिमेंट्स थे वो प्रो पाकिस्तान? आपको मालूम है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में क्या हुआ? So today we got a very special guest with us, Major General Rajpal Punya. Sir, it's an honor to have you. Thank you for making time for us and being here. Thank you, Karan, and thank you, Badal, for calling me on your show. And look forward to great talking to you, both of you. Sir, we'd love to start with your early life. Where are you from? How you started? Like, what was the motivation to join the forces? Well, Karan, I belong to Rajasthan, and a place in Rajasthan, Rajgarh district, Churu. It so happened that in 1971 operation, these trains going to the border were passing through my hometown, and my father had organized khana for all the soldiers who were going towards the border side. I had accompanied him. Right. So I had seen that kind of josh, and as a child, when you see that josh in the Indian Army, the first interaction and seeing uniform in person, and that really brought that kind of a feeling in you कि आपको लगा कि यार मैंने कुछ लाइफ में करना है तो आर्मी में जाना है, मिलिट्री में जाना है. सो एज ए चाइल्ड वो बोलते हैं ना कि एक सपना जो वहाँ से शुरू हुआ, और ऊपर वाले की मेहरबानी है कि वो सपना आखिर में सच हुआ और हमें मौका मिला देश की सेवा करने का इंडियन आर्मी में. So, what was your background like? You came from a forces background. नो, आई एम फ्रॉम ए फार्मिंग फैमिली. Okay. तो किसान का बेटा और मिलिट्री में आकर के ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है. और बिकॉज कहीं ना कहीं एक हमारे यहाँ पे एक नोशन भी है, जय जवान जय किसान, और वो वाला उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वो था. बिल्कुल. एंड उस ज़माने में तो मतलब ज़्यादातर अभी भी किसान के बच्चे ही आर्मी में जो है ज़्यादातर आते हैं. जी बिल्कुल. और जो हर घर से हमारे यहाँ पे क्या था कि ये था कि हर घर से कम एक बच्चा आर्मी में होता ही था उस टाइम पे. आज भी है, बहुत ज़्यादा मिलिट्री में हमारे यहाँ के जवान हैं. पर उस ज़माने में इवन 71 के ऑपरेशन में जो है मेरे को याद है कि घर घर से जो है जवान जो मिलिट्री के अंदर थे. And so, when did you join the academy? You joined at quite an early age. हाँ. And then you joined at 16 years of age. यस. 16 साल में नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, और आई वुड से कि आई वाज लकी कि फर्स्ट चांस में हो गए, और वहाँ से फिर मिलिट्री लाइफ शुरू होती है. और जो कुछ सीखने को मिला एनडीए में शायद वही बाकी सर्विस में काम आया. Sir, how was SSB back in your days? नॉट टफ. So, what was your center? I mean, which center did you आई get? हैड गॉन टू इलाहाबाद. और इलाहाबाद. उस जमाने में ज़्यादा कोई कोचिंग या ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती Right. थी. जी. You go to SSB like you enjoy, you do your best, and mostly you get selected. There was Sir, Allahabad center has been notorious in terms of rejection. yes, it was. And you got through in the first attempt. Yes, That's an achievement in itself at 16 years of age. I agree with you because that was something that happened, and उसकी वजह से ही फिर शायद पूरा लाइफ एक लाइन में एक डायरेक्शन में शुरू हो गया.
Sir, how was academy days like? इन एनडीए मतलब जैसे हम गए तो 16 साल की उम्र में तो आप बच्चे ही हो, जी तो शुरू में आप मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आप सीनियर के सामने खड़े हो जाते थे, मेरी ये प्रॉब्लम है या आई लॉस्ट माय बाइसिकल. ही वुड नॉट लिसन टू यू, ही वुड सिंपली से यू गो एंड मैनेज. दैट मैनेज वर्ड एनडीए में काफ़ी फेमस था और उसी एक वर्ड से आई थिंक एक बोलते हैं ना कि बचपन में वो आदत पड़ जाती है कि कुछ भी हो जाए आपने मैनेज करना है. जी Right. मैनेजमेंट जो है सीखने को अगर इतना जल्दी आपको मिल जाए और वो भी एक प्रैक्टिकल तरीके से. देयर वर नो थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिकली यू वुड लर्न मैनेजमेंट. एवरी डे देयर इज सम क्राइसिस इन योर लाइफ. Right. लाइक इवन टुडे आई टेल यंग जनरेशन कि आपको जितना भी आपका क्राइसिस, आपकी प्रॉब्लम्स, आपका जो भी आपके चारों तरफ हो रहा है उसको मैनेज अगर आपने करना सीख लिया है तो फिर लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है. Right. So management is something we learned very early in life in NDA, and उसी की वजह से बाद में जो भी लाइफ में क्राइसिस हुए उनको मैनेज कर पाए. Right. And so you were the tallest in your batch. Yes, You got a very amazing height. You were at 6'5". yeah. How was that? I mean, tallest in the batch. Punishments आपको सबसे पहले मिलती होंगी. Oh, distance से उस्ताद would say कि oh, cadet Punia is there. Now cadet Punia is there वो तो confirmed है because you can't deny. या But then he would ask you कि who was with you. And as a spirit in India, you would never share names of your comrades. Right. तो आपका पनिशमेंट फिर डबल हो जाता था बिकॉज आप यू आर नॉट शेयरिंग द नेम ऑफ द अदर पर्सन हु वाज विद यू. सो आई रिकलेक्ट डूइंग मोर पनिशमेंट बिकॉज ऑफ हाइट Right. इन एनडीए. Which was your favorite sport back in the academy? Well, it was basketball and from school only. And NDA also later on once I joined army also, basketball has been my favorite game, and I think I have got chance to play right up to services team going for nationals into basketball. Beautiful, sir. So as you transition from academy into the forces, what was your first posting like? That's also I think very interesting because I opted if you are in super block in the academy you get your own choice. Right. I had opted for posting to Hisar. In those days, Hisar was the closest cantonment next to my hometown. So I got posted to Hisar. And Hisar उस समय शुरू हुआ था as a cantonment, it just started. When I joined in 84, we were still in tentage or field conditions. Or like later I got a chance to command the same division. पर बिल्कुल चेंज हो गया. जो हम जब सेकंड लेफ्टिनेंट बन करके हिसार में आए थे वो हिसार और अभी का हिसार बिल्कुल चेंज है. देयर वर सैंड ड्यून्स ऑल अराउंड इन हिसार कैंटोनमेंट एंड उन धोरों के बीच में उन टिब्बों के बीच में तंबू लगा करके हम लोग रहते थे. इट वाज ए यूनिक एंड ए डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर. एंड इनिशियली लाइक you came from the academy where you were having your own room. Right. And here you came into a military station after becoming an officer. And you were sharing 4 to 5 officers were sharing one washroom and one, I would say, basha kind of an accommodation. So it was a complete transformation initially. But then I think later one realized that these are all parts of military life. हर जगह का अपना अलग advantage भी है और disadvantage भी है. So sir, after your first posting, you have tell. अब हम थोड़ा सा ना आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे. जिस टाइम पे कारगिल वॉर शुरू हुआ था उससे पहले आप तांधार में थे, विच इज़ इन कश्मीर. सो प्लीज़ उस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या वो स्टोरी थी, कैसे सब शुरू हुआ और आप उस टाइम पे क्या वहाँ पे क्या पोजीशन थी. मैं तंगधार पहली चीज़ तो तंगधार इज़ अहेड ऑफ कुपवाड़ा. ओके. Tangdhar is surrounded by Pakistan. I would say Pakistan occupied Kashmir from all sides. ओके. तीनों तरफ से. And it is like a jetty into Pakistan. And उस area में these Pakis are sitting on higher heights and we are into a bowl. Sitting ducks. नीचे बैठे हैं, sitting ducks. And firing used to be very heavy. LC firing इतना heavy होता था कि they would pound our brigade headquarters. They would pound our ammunition dump.
So that was the scene in Tangdhar. So very challenging and a difficult posting it was, and I was the brigade major who is looking after the military operations of the entire brigade. So it was a posting which I always feel कि I learned to believe in God. भगवान में भरोसा वहाँ पे जाके ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हर दिन और हर रात वहाँ पे आपके ऊपर शेलिंग हो रही है, आप लिटरली बंकर्स में रह रहे हो। So any casualties while you're Lots tenure of over there? casualties. बहुत कैजुअलिटीज भी होते थे, एंड उसी दौरान आई एम टॉकिंग अबाउट 1997 आई वेंट देयर एंड स्टेड देयर टिल 1999. कारगिल हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड कारगिल ऑपरेशन में जब ऑपरेशन हो रहा था तो मैक्सिमम रिटेलिएशन पाकिस्तान का वो तंगधार में आ रहा था कि जितना भी शेलिंग हो, फायरिंग हो, and we were like always with helmets on, and even I would say no movement in daytime. And Tangdhar was one posting जिसमें कि मतलब बहुत करीब और बहुत नज़दीक से मैंने देखा है कि किस तरीके से आपका लिखा है जो होना है, कब किसके माथे में क्या लिखा है, कब किसका मौत होने वाला है, वो सब ऊपर वाले के हाथ में। वो भरोसा बढ़ गया, और आई वुड से कि तंगधार में जो है जा कर के ये लगता था कि शायद जो है असली जो मिलिट्री का सर्विस है वो करने का मौका वहीं मिल रहा था हमें। और कारगिल होने के बाद तो और भी ज़्यादा वहाँ पे चैलेंज हो गया था पोस्टिंग में। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड से तंगधार पोस्टिंग। जी सर, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, बिकॉज बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। आप ब्रिगेड में थे, यू आर हेडिंग द ब्रिगेड ऑपरेशंस। कैजुअलिटीज़ जैसे कि करण ने अभी बताया, वहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी होती होंगी आपके ब्रिगेड में जो आपके साथी थे, तो उस ड्यूरिंग आपका जो माइंडसेट होता है सर वो क्या होता होगा कि अभी कोई दोस्त मेरा या मतलब मेरा ऑफिसर या मेरा कोई सिपाही जो भी है, तो उनके साथ अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो फिर उस टाइम पे आप लोग उन चीज़ों को कैसे डील करते हैं? देखो, ये कैजुअलिटीज जब आपका साथी होता है तो एक बहुत बड़ा मतलब इंसान अंदर से जो है वो चाहता है कि मैं इसका बदला लूं, एंड जितना कैजुअलिटीज होता है उतना एक सिपाही के अंदर ये जुनून पैदा होता है कि लेट मी टेक रिवेंज। एंड उस टाइम पे मेरे को याद है कि हमारा कैजुअलिटीज बहुत होने के बाद और जब उसने अम्युनिशन डंप को भी ये टारगेट किया है तो हमने उस टाइम पे बोफोर्स गन भी बुलाए हैं तंगधार में जी। और बोफोर्स गन की रेंज जो है वो मुजफ्फराबाद को टारगेट कर सकती है तंगधार से। इतना रेंज They had just arrived back then. दे हैड जस्ट अराइव। सो हमने रिटेलिएशन बोफोर्स गन से भी किया है। और उस टाइम पे जो जैसे आपने बोला कि कैजुअलिटीज जो होती थी वो एक सिचुएशन मेरे को याद है कि एक ऑफिसर का सम ब्लड इतना ज़्यादा पैर से निकल रहा था कि वी कुड नॉट कॉल ए हेलीकॉप्टर बिकॉज रात में हेलीकॉप्टर्स कुड नॉट फ्लाई एंड अर्ली मॉर्निंग देन हेलीकॉप्टर केम एंड दे पिक्ड अप दैट ऑफिसर बट इट वाज अनफॉर्चुनेटली लेट। सो इन दोज डेज इट वाज ए वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी चैलेंजिंग टाइम, क्योंकि हम जो तंगधार से बोलते हैं कि इतना दूर थे कि श्रीनगर से हमारे को कम से कम 3 दिन लगते थे तंगधार पहुंचने में, और चौकी बल से तो आपको पैदल जाना पड़ता था। अभी वहाँ पे रोड है और सब फैसिलिटीज है, तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल वक्त था वो, जो विंटर्स में कम्प्लीटली कट ऑफ। विंटर्स में आपके पास कोई सप्लाई नहीं है, कोई फ्रेश नहीं है, कुछ नहीं है, और जितना मूवमेंट है जो स्नो के अंदर से बाई फुट कॉलम people used to move on leave and all. So that was very, I would say, challenging but also interesting posting, I would say. सर इसके बाद फिर आपकी कुछ इंटरनेशनल पोस्टिंग्स भी हुई? Yes, I think मेरे को 3 बार इंटरनेशनल पोस्टिंग्स का मौका मिला। एक बार अफ्रीका में UN पीस कीपिंग में गए, दूसरी बार जो है एक कोर्स के लिए मैं जापान गया, उसके बाद नेशनल डिफेंस कॉलेज करने के लिए थाईलैंड, वहाँ पे भी 1 साल के लिए गए। सो बट इन तीनों में अगर पूछोगे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिरा लियोन इन अफ्रीका UN पीस कीपिंग के दौरान जो है
एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ भी हम पोस्टिंग रहे हैं कुछ न कुछ क्राइसिस हुआ है। अभी ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मुझे नहीं मालूम। मेरे कोर्समेट्स तो मजाक करते हैं कि यार पुनिया तू खुद क्राइसिस करता है फिर उसको ठीक करता है या क्या करता है। क्योंकि जहाँ भी हम गए ना, इवन पीस कीपिंग में गए तो जाने के बाद वहाँ पे जो हुआ वो तो खैर अपने आप में एक कहानी है, ऑपरेशन कुकरी जो हुआ उधर। So sir, what was the mandate? What was the UN mandate you had went for? एक्चुअली हम लोग गए थे प्योरली पीस कीपिंग के मैंडेट से। पीस कीपिंग में जाते हैं चैप्टर 6 और चैप्टर 7। चैप्टर 6 में इट इज ओनली पीस कीपिंग, Okay. एंड चैप्टर 7 इज पीस मेकिंग या पीस एनफोर्समेंट। Enforcement. सो हम लोग गए थे चैप्टर 6 के अंदर, जिसके अंदर की इट वाज प्योरली ए पीस कीपिंग असाइनमेंट। बट वहाँ जाने के बाद हमारा चैप्टर भी बदली हो जाता है, सब कुछ बदली हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। काफ़ी एक बोलते हैं ना कि सिविल वार का पूरा सिचुएशन दोबारा से सिरा लियोन में शुरू होता है। Sir, what was the local sentiment over there when you had just got posted there? Locals में क्या sentiment था against the establishment or maybe about the troops who were there? What was the sentiment like? एक्चुअली एक डर का माहौल था जहाँ हम गए हैं सिरा लियोन में। करीब करीब 10 सालों तक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो उस टाइम पे रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, उन्होंने इतना ज़्यादा एट्रोसिटीज़ सिरा लियोन में की हैं कि जब हम गए हमने देखा है वहाँ पे ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन के या तो हाथ नहीं है या तो पैर नहीं है। उनका नॉर्मल पनिशमेंट होता था कि हाफ स्लीव्स या लॉन्ग स्लीव्स 20% of the population. वाज एम्पूटीज। सो इतना एक भय और डर का माहौल था। बहुत सफ़र किया था सिरा लियोन ने उस दौरान। ये बात है 1990 से लेकर के 1999। हम लोग 1999 के लास्ट में वहाँ पहुँचे हैं। वो भी मैंडेट जैसे आपको बताया पीस कीपिंग का है। लोमे पीस एग्रीमेंट के तहत हम लोग गए थे, जिसके अंदर की RUF ने हथियार डालने थे हमारे सामने। दे हैड एग्रीड टू ले डाउन वेपन्स इन फ्रंट ऑफ ए न्यूट्रल फोर्स। सो UN वाज ए न्यूट्रल फोर्स जिसके सामने उन्होंने हथियार डालने के लिए राज़ी हो गए थे। जब हम वहाँ पहुँचे हैं करीब करीब मैं बोलूँगा पहले 2-3 महीने तक तो शांति था, और हमारा डिप्लॉयमेंट भी जो इंडियन कॉन्टीजेंट था, आई वाज कमांडिंग ए कंपनी, उसको पहले कहीं और डिप्लॉयमेंट होना था, लेकिन कैलेहोन एक ऐसी जगह थी जो RUF का हेडक्वार्टर था और कोई भी कंट्री वहाँ पे डिप्लॉयमेंट के लिए वॉलंटियर या एग्री नहीं हो रही थी, और फाइनली हमें वहाँ पे भेजा गया कैलेहोन में। शुरू में तो काफ़ी ठीक था, शांति थी, लेकिन करीब करीब मैं बोलूँगा 3 महीने के बाद वहाँ पे फिर से लड़ाई शुरू होता है किसी कारण से। किसी दूसरे एरिया में RUF का और पीस कीपर्स का लड़ाई हो जाता है, तो उस वजह से वो जितने भी शांति सैनिक थे सबको घेर लेते हैं। सर आपकी टुकड़ी कितनी बड़ी थी? हम करीब कैलेहोन में 2 कंपनियां थी। एक 58 गोरखा राइफल्स की कंपनी थी, एक हमारी 14 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की कंपनी थी। तो करीब करीब हम मैं बोलूँगा 250 के करीब सोल्जर्स थे, 250 के आसपास, 233 एग्जैक्टली। और वो घेर लेते हैं और वो बोलते हैं अभी आप हथियार डालो। अभी हम गए थे उनसे हथियार डलाने के लिए, वो हमारे को बोलते हैं अभी आप हथियार डालिए। जितना भी फोर्स था UN का 100% ने हथियार डाले हैं, छोड़ के इंडियन कंटीजेंट को। सो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो है एक इंटरनेशनल माहौल में, जबकि वहाँ पे इतने कंट्रीज़ की फोर्स थी और सब ने हथियार डाले आतंकवादियों के सामने, हमने बोला कि हथियार हमारा भगवान है, हम इसकी पूजा करते हैं। आपके सामने हथियार डालने का कोई भी मतलब 1% भी चांस नहीं है ओवर डेड बॉडी इफ़ यू से दैट वे। तो वो घेरा करीब करीब 3 महीने तक रहता है और वो अपनी डिमांड पे अड़े होते हैं, हम अपनी जो है मोर्चे मजबूत कर लेते हैं। They surrounded you for 3 straight months. 75 days. 75 days. That captured or that surrounded you. Surrounded. It was a siege. It was a siege. कैप्चर जैसे कि अगर वो अटैक करके हमें पकड़ लेते या कैप्चर कर लेते वो अलग था। इसी के दौरान करीब 10 दिन मेरे को हॉस्टेज लेके गए हूँ। मैं उनके साथ में उनके हेडक्वार्टर में एज हॉस्टेज रहा हूँ, क्योंकि जब ये क्राइसिस शुरू होता है तो हमारी मीटिंग चल रही थी, जो उनका ब्रिगेड कमांडर उसके साथ में, और वहीं उसी मीटिंग से मेरे को वो सीधा अपने हेडक्वार्टर में लेकर के चले गए।
एंड वो 10 दिन तो वो थे जबकि आप ज़मीन पे सोते थे और 2 उनके सिपाही बंदूक लेके आपके ऊपर खड़े होते थे। वो 10 दिन जो है मैं बोलूँगा कि मेरे को काफ़ी मौका मिला RUF के साथ में इंटरेक्शन करने का, यहाँ तक कि उनका जो ब्रिगेड कमांडर था उसके साथ मेरे पर्सनल रिलेशंस बन गए थे उसके बाद। They took you as a collateral to bargain. Initially they took me as a hostage to tell my company to disarm कि कंपनी हथियार डाल देगी। So कंपनी ने हथियार तो नहीं मैंने डाले। बोला तुम मेरे को मार भी दोगे ना तो भी कोई भी सिपाही हथियार नहीं डालेगा। तभी वो हैरान होते थे कि आपके ट्रूप्स जो हैं बहुत तगड़े हैं। और 10 दिन के बाद जब मैं वापस उनसे बातचीत के रास्ते या जो भी बोलें नेगोशिएशन के रास्ते वापस कंपनी में आता हूँ, और उसके बाद भी एक वेटिंग गेम वो हमारे साथ करते हैं कि खाने को नहीं है तो कितना दिन रुकेंगे, कभी न कभी तो हथियार डालेंगे ही। लेकिन मैं ये कहूँगा कि खाना भी ख़त्म हो गया, राशन भी ख़त्म हो गया। अंत में सभी जवानों को इकट्ठा करके एक ही बात जो है हमने फैसला किया कि भूख से नहीं मरना है तो लड़के मरना है। और उस टाइम पे जो घेरा हमारे पे डाला हुआ था उसी घेरे को तोड़ करके उन पे अटैक करके वो है ऑपरेशन कुकरी, जिसके अंदर की उन्हीं आतंकवादियों को मार करके हम वापस इज्जत के रास्ते हिंदुस्तान को आते हैं। So my next question comes to you. You spent such a long time over there. So when you broke your way out, sir, I want to understand what is the kind of warfare tactics RUF uses. I mean, is it the traditional guerrilla warfare or is it the modern day tactics? How do they fight? Firstly, RUF is a kind of a parallel army. It's a guerrilla army. They have a field structure which starts from a major general, brigadier, colonel, major. They have battalions, brigades, platoon, company, everything like a normal military they have. But tactics is different. Like you said, they are more into guerrilla tactics, not holding ground. तभी तो वो हमें देख रहे थे कि हम किस तरीके से मोर्चे बना करके ज़मीन पकड़ के बैठे हैं। In their tactics, they never did something like this. They always used to hit and run, that guerrilla tactics. And दूसरा कि RUF सबसे deadliest militant organization था जिसको कि इंडियन कॉन्टिजेंट से लड़ाई होने से पहले किसी ने भी उसको हराया नहीं था। नाइजीरियंस ने भी ट्राई किया था उन पे अटैक करने का, बट दे वर नेवर डिफीटेड बाय एनी मिलिट्री एंड दे न्यू द जंगल, इट वाज थिक जंगल। वो जो टेरेन था, जंगल था, वो बिल्कुल गुरिल्ला टैक्टिक्स के लिए फिट था। हम भी जिस एरिया में हमको घेरा हुआ था वो जंगल का एरिया था। हमें पेड़ काट करके सामने का इलाका क्लियर करना पड़ रहा था कि सामने थोड़ा नज़र तो आना चाहिए ना, कब वो अटैक करेगा। तो इट वाज अ थिक जंगल। Indians were the first to beat them in their own game. Yes, own game and in their own headquarters. That was something that really hit them. You beat them in their home ground. Yes, yes. And that too after being surrounded for so many days and months. And खाना पानी भी आपको इतना नहीं मिला है। पर जब भी एक होता है ना, एक सिपाही को जब आप घेर लेते हो तो एक सिपाही में, मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, एक रिवेंज, एक बदले की भावना कहीं ना कहीं आती है कि यार इतना दिन मेरे को घेर करके इसने इतना जलील किया है, इतना मेरे को मेंटल हैरेसमेंट किया है, तो मैं इसका बदला लूँ। तो वो बदले की जब भावना आती है, इंसिडेंटली हमारे पास 3 रास्ते थे, वो मैं शायद बाद में आपसे बात करूँगा, लेकिन हमने सबसे मुश्किल वाला रास्ता जो है वो लिया है। 75 किलोमीटर्स जंगल के रास्ते हम आए, सबसे लंबा और सबसे मुश्किल वाला रास्ता हमने लिया। सर, अभी आपने एक चीज़ बताई कि जो आप 10 दिन उनकी एज अ हॉस्टेज उनके साथ थे, उनके हेडक्वार्टर में थे, तो उस ड्यूरिंग आपकी उनके जो ब्रिगेडियर कमांडर थे, जो उनके उस टाइम पे RUF को कमांड कर रहे थे, उनके साथ भी एक रिलेशन बन गए थे। तो क्या उसके बाद भी आप उनसे कभी कनेक्ट में रहे, या उसके बाद जो 75 डेज़ का पीरियड था आप उनसे मिलते, या कुछ बात होती थी कभी आपकी, या कभी आपने कोशिश करी कि यार इसको ख़त्म कर लेते हैं? बहुत कोशिश की जी। इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ में डिप्लोमेसी और जो नेगोशिएशंस और बातचीत जो है वहाँ पे ऑन ग्राउंड सीखा है जी। और मैं वापस कंपनी में आने के बाद भी 2 दिन में या 3 दिन में एक बार बाहर जा कर के कर्नल मार्टिन से मिलता था। हमारी मीटिंग्स होती थी और मैंने बहुत कोशिश किया उसको समझाने का कि हमें जो है
हमारे हथियार के साथ जाने दो, बाकी जितना भी यहाँ पे टेंटेज है, बाकी सामान है, हम सब छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति सेना में आए तो शायद कोई न कोई शांति का रास्ता हम पहले देखना चाह रहे हैं, तभी इतना समय लगता है। ऑपरेशन खुखरी या जो लड़ाई को होने में इतना टाइम इसलिए लगता है कि पहले हम चाहते थे कि शांति के रास्ते कोई न कोई समाधान निकले। उसी शांति को ढूंढने के लिए मार्टिन से बहुत मीटिंग होता है और बहुत कोशिश मार्टिन को समझाने की भी की, लेकिन मार्टिन के ऊपर भी कमांडर था जो ऊपर से, जैसे मिलिट्री में आदेश आते हैं, उनके ऊपर से भी ऑर्डर्स मिलते थे। तो वो एक ही चीज़ बोलता था कि मेरे सीनियर एग्री नहीं है, तो हम भी बोलते थे ठीक है, अगर आपके सीनियर एग्री नहीं है तो हम भी हथियार डालने के लिए एग्री नहीं है। और ये जो इस तरीके का माहौल वो इतने दिन तक बने रहना, और हर रात हम स्टैंड 2 में रहते थे कि शायद आज अटैक आने वाला है आरयूएफ का। और एक बोलते हैं कि डिफेंस में जब आप होते हो तो इनिशिएटिव आपके पास नहीं होता है, तो एक वेटिंग गेम में आपको साइकोलॉजिकली बहुत असर पड़ता है हर रात हर दिन कि क्यों नहीं हो रहा है, हो करके ख़त्म हो, अटैक क्यों नहीं आ रहा है। तो एक इस तरीके की फीलिंग्स भी थी वहाँ पर। इसमें जो एक ये जो इसने आपने वर्ड यूज़ किया हुआ है ऑपरेशन खुखरी, तो ये खुखरी जो वर्ड है इसको स्पेसिफाई करके यूज़ करने का मतलब कोई रीज़न? खुखरी गोरखा का हथियार होता है, और जो हमारे पास एक कंपनी गोरखाज की थी, और गोरखाज में जब बाकी हथियार सब आपके जब काम नहीं करते तो आखिरी में गोरखा अपनी खुखरी लेकर के दुश्मन पे अटैक करता है। तो इट इज़ लाइक ए वेपन, और जो खुखरी है वो उसी वर्ड से ऑपरेशन खुखरी हमने इसका नाम रखा था। ये आपके अकॉर्डिंग एक लास्ट आखिरी हथियार है। पूरा हमने बातचीत किया, नेगोशिएशंस किया, शांति का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, जब कुछ भी काम नहीं करता है तो आखिरी में खुखरी जो है उसकी लड़ाई होती है, और एक गुत्थम गुत्था लड़ाई भी होती है जो हम करके वहाँ से निकल के आते हैं। Sir, a very peculiar question I want to ask you from what probably Badal asked. Sir, my question, what was your war cry? Actually, war cry was भारत माता की जय. That was our war cry. और एक इंटरनेशनल माहौल में जब भारत माता की जय बोलते हैं ना, तो मतलब 100 टाइम्स इंडिया में जितना आपको जोश मिलता है उससे 100 टाइम्स आपको जोश वहाँ पे मिलता है। और एक और इंसिडेंटली जब आप शांति सेना में जाते हैं तो नेशनल फ्लैग जो है आपके चेस्ट पे लगाया जाता है, और वो तिरंगा जब आपकी छाती पे लगा होता है तो हर मिनट आपको उस तिरंगे की आन बान और शान के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि हथियार डालने का जो है कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन वो जब आपके चेस्ट पे होता है तो हर सेकंड आपको याद दिलाता है कि आप अपने देश की इज्जत के लिए यहाँ पे हो। आपकी देश की इज्जत, आपका तिरंगा झंडा, आपका जो बोलते हैं इंडियन आर्मी का मान सम्मान, वो सब आपके हाथ में है। So, coming to today's time, सर आज क्या सिचुएशन है सियरा लियोन में? Well, I keep getting emails from citizens of Sierra Leone. अभी भी मेरे पास ईमेल आते हैं। They thank Indian Army, they thank India for their peace in Sierra Leone. RUF को उनके गढ़ में हराने के बाद RUF नेगोशिएशंस के लिए तैयार होता है, और उसके बाद एक शांति का और एक डेमोक्रेसी का जो चैप्टर शुरू होता है, उसका क्रेडिट आज भी सियरा लियोन के जो नागरिक हैं, सियरा लियोन के जो लोग हैं, वो हिंदुस्तान को देते हैं। तो एक बहुत बड़ा इंडियन आर्मी, यस, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एंड आई वांट गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर दिस, कि इसको आप आगे लेकर के जाएं, और आपका और सियरा लियोन का जो वेस्ट अफ्रीका में है वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रेड एग्रीमेंट, बाकी हर चीज़ में एक बहुत सहयोग हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक आम फीलिंग है, एक भावना है हिंदुस्तान के लिए, जो शायद हमको हिंदुस्तान में नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि लोगों को ये फीलिंग है कि उनके देश में शांति कायम करने वाले हिंदुस्तान के सिपाही थे। And so one more question from again what Badal asked me stems from that. Are you still in touch with Martin? Well, I am not in touch with Martin, but I would like to meet him because I am aware that he is alive. उस ऑपरेशन में, उस ऑपरेशन के बाद में उसका मिलिट्री ट्रायल हुआ था मार्टिन का, क्योंकि इंडियंस उनको हरा करके निकल गए, और वो एक ब्रिगेड कमांडर था। एक कंपनी को एक ब्रिगेड ने घेरा हुआ है और वो कंपनी आपको हरा करके निकल गई है, तो
कर्नल मार्टिन का जैसे कोर्ट मार्शल बोलते हैं वैसे उसका यूएन में भी ट्रायल हुआ था और आरयूएफ में भी उसका ट्रायल हुआ था। तो जिंदा वो है इतना मुझे मालूम है, लेकिन कनेक्शन या आई एम नॉट इन टच, बट अगर मौका मिलता है तो You would like to get in touch? यस आई वुड लाइक टू गेट इन टच, मिलना चाहूँगा मार्टिन से, क्योंकि हमारा एक दोस्ती का रिश्ता भी बन गया था उस माहौल में, उस दौरान में। बोलते हैं कि दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों अपना अपना टास्क कर रहे हैं, लेकिन वी वर हैविंग दैट बॉन्डिंग ऑफ ए फ्रेंड, जो कि शायद एक बहुत बड़ी बात है कि आप वैसे दोस्त हैं पर युद्ध के मैदान में और जंग के मैदान में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इवन ऑपरेशन से पहली इवनिंग में मैंने अपनी बुक ऑपरेशन खुखरी में भी लिखा है, ऑपरेशन जैसे 15 जुलाई को होता है, 14 जुलाई को मैं बाहर जाता हूँ और कर्नल मार्टिन को मिलता हूँ, एंड दैट डे कर्नल मार्टिन ऑफर्ड मी ए ड्रिंक, वी शेयर्ड ए ड्रिंक टुगेदर। और वो एक बोलते हैं वहाँ से मुझे मालूम था कि अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या होने वाला है, उसको नहीं मालूम था। तो ये सरप्राइज को मेंटेन रखने के लिए कि उसको हवा नहीं लगना चाहिए कि कल क्या होने वाला, तो वो इवनिंग जब मैं फाइनली उसको गुड बाय बोल के निकलना चाहता हूँ तो आई रियली बिकेम वेरी इमोशनल एंड आई रिकलेक्ट मार्टिन हग्ड मी एंड ही सेड मेजर you are my friend and you will always remain my friend. Camaraderie in adversity. Yes, yes. This friendship which formed and forged in adversity. But doing your job, doing your duty. वो अपना ड्यूटी कर रहा था, मैं अपना ड्यूटी कर रहा था। दोनों सैनिक है सर, अपने अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो आरयूएफ की, आप भारत माता की। Yes, yes. जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपके फ्रेंड्स भी आपको इस चीज़ को लेके मजाक करते हैं कि यूजुअली आप जहाँ पे पोस्ट या आप जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी एक सिचुएशन थी जब आप पोस्टेड थे अलोंग अरुणाचल में, जो कि चाइना के साथ इंडिया की थोड़े से वहाँ पे इश्यूज़ चल रहे थे LAC के आसपास। सो प्लीज़ उसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या क्या हुआ था वहाँ पे जब आप पोस्टेड थे, क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई थी ऐसी। देखो, आई एम फ्रॉम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। पहली बात तो एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ऑफिसर को एक माउंटेन ब्रिगेड कमांड करने के लिए मिलना एक बहुत बोलते हैं किस्मत की बात है कि मेरे को माउंटेन ब्रिगेड मिला कमांड करने के लिए। और वो माउंटेन ब्रिगेड करीब करीब उस जमाने में 450 किलोमीटर 450 किलोमीटर ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अपोजिट चाइनीज, वो हम लोग देखभाल करते थे। 5 माउंटेन ब्रिगेड अरुणाचल के अंदर, और उसके अंदर देयर नंबर ऑफ डिस्प्यूटेड एरियाज एंड डिस्प्यूटेड एरियाज जैसे शायद आप लोगों को नहीं मालूम है कि जब ये LAC की लाइन जो मैकमोहन लाइन बोलते हैं, जब मैकमोहन ने लाइन ड्रॉ किया था तो वाटरशेड प्रिंसिपल कि जहाँ जहाँ पे हाईएस्ट रिज लाइन है उसके साथ साथ में मैकमोहन लाइन को बनाया गया। पर कुछ एरियाज में मे बी बिकॉज ऑफ द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ तिब्बत, people from Tibet and also some other I would say religious issues, वो watershed से deviate होकर के जो है लाइन दाहिने बाएं हुआ, और उसकी वजह से जहाँ पे LAC का क्लियर डिमार्केशन नहीं है वहाँ पे डिस्प्यूटेड एरियाज बन गए। और बाद में चाइना और इंडिया ने ये आपस में एग्रीमेंट किया था कि जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उसके अंदर हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं, लेकिन नोबडी विल फिजिकली ऑक्युपाई, उन पे डिफेंसेस क्रिएट नहीं किए जाएंगे। तो हमारे ब्रिगेड में भी काफ़ी एरियाज थे जो कि डिस्प्यूटेड एरियाज थे, जहाँ पे चाइनीज़ पेट्रोल भी आती थी, इंडियन पेट्रोल भी आती थी, और पेट्रोल क्लैश वाज वेरी नॉर्मल एंड कॉमन। पेट्रोल क्लैश, हैंड टू हैंड फाइट वगैरह हुआ करता था। और इतना लंबा एरिया था, इतना बड़ा एरिया था, तो उसमें काफ़ी ऐसे एरियाज थे जो कि, और उस समय एज ए ब्रिगेड कमांडर मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे को पूरा जो अपना इलाका है उसकी सेफ्टी, जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उनको मैनेजमेंट करना, और 24/7 सर्विलेंस करने के लिए वहाँ पे मैंने हंटर्स भी डिप्लॉय किए। हंटर्स मतलब जो लोकल जो पीपल हैं वहाँ के जो रहने वाले हैं उनको डिप्लॉय करके रखना, क्योंकि आप 24/7 मिलिट्री प्रेजेंस नहीं रख सकते थे। तो हमारे हंटर्स उस एरिया में ऑपरेट करते थे, और जैसे ही चाइनीज़ पेट्रोल आती थी हमारे हंटर्स हमारे को इन्फॉर्मेशन
मोटरोला के थ्रू पास कर देते थे। तो इस तरीके के काफ़ी चीज़ें हैं जो शायद मैं आपसे डिटेल्स में बात नहीं कर पाऊँगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन ये एक पोस्टिंग था लॉन्ग में जिसमें कि चैलेंज भी था, एडवेंचर भी था और बोलते हैं कि किस्मत भी था कि हमने जो भी वहाँ किया वो अच्छा हुआ। एक बढ़िया बोलते हैं कमांड रहा 5 माउंटेन ब्रिगेड का। जी सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। स्टार्ट में जब हम अभी बात कर रहे थे, हमने देखा कि आपकी पोस्टिंग कश्मीर में थी, तो वहाँ पे जो बॉर्डर था वो पाकिस्तान से लगता हुआ था, यहाँ पे चाइना से लगता हुआ बॉर्डर था। आप दोनों जगह पे रहे। 1999 में उस टाइम पे जो कश्मीर की सिचुएशन थी, तो वहाँ के जो सेंटीमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से, आपको क्या लगता है जो वहाँ के लोकल्स के जो सेंटीमेंट्स थे वो प्रो पाकिस्तान थे? और इसी तरह क्या जब आप इधर अरुणाचल में आए तो यहाँ के लोगों के सेंटीमेंट्स और वहाँ के लोगों के सेंटीमेंट्स में आपको क्या डिफरेंस लगा? आई वॉज वेरी लकी। यू सी, तंगधार जहाँ पे मैं था, तंगधार में ज़्यादातर लोग बकरवाल हैं जो कि प्रो इंडिया हैं। जी। दे आर नॉट कश्मीरीज। तंगधार जो इलाका है उसमें ये बकरवाल लोगों का पूरा फीलिंग सेंटीमेंट जो है इंडिया के साथ में है। कोई भी अगर आतंकवादी भी क्रॉस करता था तो हमें इंफॉर्मेशन इमीडिएट मिलती थी। सो जो लोकल पॉपुलेशन ऑफ तंगधार इज़ प्रो इंडिया। सिमिलरली अरुणाचल की जो लोकल पॉपुलेशन है वो बिल्कुल एकदम इंडिया के साथ में है। जितना शायद जोश के साथ हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे नहीं मनाते जितना वो लोग मनाते हैं। हर घर पे नेशनल फ्लैग लगा होता है और उनका इमोशंस मैं बोलूँगा 100% इंडिया के साथ में। किसी तरीके का भी कोई भी प्रो चाइनीज फीलिंग अरुणाचल में नहीं है। So I'll just put in a word here. So sir, just as you told us about the Bakarwal tribe, so I spent some time with them and decent amount of time. So what he's saying, they're actually pro-India. In fact, when I was leaving them, they gifted me a dog, a Bakarwali hound, and it stayed with me for about 15 years and always reminded me of the Bakarwali people. And they're always grateful to India, always. They've been pro-Indian always. एंड दे हैव सम बॉन्डिंग विद द अहीर्स। Yes. जो अहीर हैं उनके साथ में वो अपनी बॉन्डिंग मानते हैं आज भी। ओरिजिन बकरवाल जो लोग हैं वो मानते हैं, जो यादव कम्युनिटी Yes, है sir, I know. उनके साथ में आप तो Yes, sir, I know. They stemmed out from there, so I've been in touch with them, stayed with them for a while. Yes, they're beautiful people. They are very pro-India. इसी के साथ सर एक मैंने आपकी जो एक बुक है उसमें एक चैप्टर पढ़ा था, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ डेरा सच्चा सौदा। आप उसके बारे में प्लीज़ कुछ बात करना चाहेंगे? क्या वो सिचुएशन थी जो लोगों को नहीं पता, विच इज़ अनटोल्ड, एंड जो आम आदमी अगर मैं कहूँ या आम जनता को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे? वेल, आई वाज कमांडिंग 33 आर्मर्ड डिवीजन जो हिसार में है, डिव कमांड में कर रहा था। और शायद अरुणाचल से हम लोग आए थे तो अभी सोच रहे थे कि कुछ पीस स्टेशन में जा रहे हैं तो शांति से कुछ समय मिलने वाला है, पर हिसार पहुंचते ही सबसे पहले तो जाट एजिटेशन हो गया। जाट एजिटेशन के अंदर भी पूरा जो है मिलिट्री का जो है टास्क उन लोगों को मिला हुआ था। उसके ठीक एकदम बाद में जैसे आपको याद होगा कि पंचकुला में संत राम रहीम को अरेस्ट किया गया था जी। और उनके अरेस्ट होने के एकदम बाद में वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि वो पंचकुला में काफ़ी मारपीट और आगजनी की घटनाएं हुई और उनके फॉलोअर्स ने बहुत वहाँ पे मैं कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया। उसी के साथ में इनका जो डेरा है वो सिरसा में है। तो अभी गवर्नमेंट को ये लगा कि शायद अभी अगला जो भी होने वाला है सिरसा में होने वाला है। और दूसरा उस समय जो कोर्ट था, जो कोर्ट ने आदेश दे दिए थे कि गवर्नमेंट शुड टेक कंट्रोल ऑफ डेरा सच्चा सौदा, कि गवर्नमेंट को अभी डेरे को अपने कब्जे में लेना है करके कोर्ट के डायरेक्शंस थे। सो गवर्नमेंट ने कोशिश किया और नहीं, वो तो उसके फॉलोअर्स तो डेरे के अंदर इतने ज़्यादा में थे तादाद के अंदर कि नहीं कामयाब हुए। तब मिलिट्री को हिसार से बुलाया गया था और हमारे को ये टास्क था कि
पहला तो सिरसा टाउन में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करना, दूसरा जो डेरा है वो डेरा अपने आप में एक सिटी है। सिरसा के अंदर जो डेरा है बहुत बड़ा डेरा है और उसमें करेंसी भी, डेरे का अलग करेंसी चलता है, इंडियन करेंसी भी उस टाइम पे, अभी मुझे नहीं मालूम, उस समय आपको डेरे के अंदर इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करके डेरे का करेंसी लेना पड़ता था, ये हालात थी। उस डेरे को आपने ऑक्युपाई करना है या फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल में करवाना है, कैप्चर करना है डेरे को। तो आर्मर्ड डिवीजन जो होता है उसका मेन काम टैंक वगैरह के साथ होता है और यहाँ पे हम बिल्कुल पैदल और पूरी बोलता हूँ इस टास्क के साथ में जो डबल टास्क हमको मिल गया था कि पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करना है। और सेंटीमेंट्स आई थिंक 2017 की बात है, अगस्त 2017। सेंटीमेंट्स जो आम सिरसा टाउन में भी लोगों के वो डेरे के हक में थे, तो इस वजह से लोग सड़कों पे थे, लोग आगजनी की घटनाएं कर रहे थे कि हमारे जो संत राम रहीम को अरेस्ट किया गया है उसका एक रिटेलिएशन वहाँ पे हो रहा था। तो ये एक बोलते हैं कि सबसे पहले जो मैंने सोचा कि अगर आप कॉर्डन में लग जाओगे डेरे को घेरने में तो शायद पीछे से आपको जो डिस्टरबेंस है ये परेशान करेगा। तो पहली जो कार्रवाई होनी चाहिए कि हम पहले सिरसा टाउन में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू करें। तो मिलिट्री जहाँ पे जाने के बाद हमने फ्लैग मार्चेज किए और आम लोगों को एक मैसेज, एक संदेश देने के लिए कि भाई जो है अभी आप अपने घरों में रहें, क्योंकि 144 जो धारा 144 लगी हुई थी लेकिन उसको भी लोग मान नहीं रहे थे, बाहर आकर के लोग ये सब घटनाएं कर रहे थे। वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू करना और लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को काबू करने के बाद जो है डेरे को खाली करवाना। अब डेरा इतना बड़ा वो डेरा है, उसको खाली करने के लिए भी आपको बहुत मिलिट्री की जरूरत पड़ती है। तो इसी दौरान मेरे को याद है कि एक इंटरव्यू लिया था मैंने जो कि शायद उस समय देश के सभी चैनल्स में वो इंटरव्यू चल रहा था कि मेरा एक ही मैसेज मैं देना चाह रहा था कि कुछ लोगों ने उस समय एक ये फीलिंग फैला दिया था कि मिलिट्री डेरे में घुस चुकी है और उसकी वजह से लोग ज़्यादा अपने घरों से आकर के ये आगजनी की घटनाएं वगैरह कर रहे थे। तो वो एक इंटरव्यू जिसके अंदर कि शायद मैं बोलूँगा रिकॉर्ड 2 मिनट में एक ही मैसेज देना था कि अभी तक मिलिट्री डेरे में घुसी नहीं है और आप लोग अपने घरों में शांति से बैठिए, ऐसा फिलहाल में एकदम से कोई प्लान नहीं है, ये मैसेज दिया था। और उसका असर मेरे को ज़मीन पे भी नज़र आना शुरू हुआ कि उसके बाद थोड़ा लोग काबू में आए, शांति कुछ शुरू हुई। और ये इंटरव्यू है जो कि अभी भी एग्जांपल दिया जाता है कि मीडिया इंटरेक्शन में आप किस तरीके से मीडिया को इस्तेमाल करके किस तरीके से आप एक मैसेज को आम पब्लिक को पहुंचा सकते हो, क्योंकि हर बार ये नहीं है कि मीडिया ही आपको सवाल पूछ रहा है, आपको भी कुछ मैसेज अगर मीडिया के थ्रू आम पब्लिक को देना है आप दे सकते हैं। तो ये इंटरव्यू के लिए बाद में शायद मेरे को पूछा भी गया था कि आपने ये इंटरव्यू बिना परमिशन के और बिना अप्रूवल के क्यों किया, तो मैंने एक ही जवाब दिया था, इट वाज ऑपरेशनली रिक्वायर्ड। ये एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट था, इट वाज पार्ट ऑफ माय ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन जब होते हैं तो मैन ऑन ग्राउंड जो ज़मीन पे आदमी है उसका हक है कि वो किस तरीके से अपना ऑपरेशन को करना चाहता है। तो वो इंटरव्यू का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उस इंटरव्यू से बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट लॉ एंड ऑर्डर में मिला। उसके बाद हमने डेरे को घेर लिया। So was this an armed retaliation? यस डेरे को घेर लिया। आर्म रिटेलिएशन मतलब अंदर इंफॉर्मेशन था कि डेरे के अंदर हथियार हैं उनके फॉलोअर्स के पास और वो अंदर डटे हुए हैं डेरे के अंदर, और पहले पुलिस ने कोशिश किया अंदर जाने का तो उनको अंदर नहीं जाने दिया। ये मॉडर्न हथियार हैं। यस तो तभी तो मिलिट्री को बुलाया गया ना, जब अगर उन्होंने पुलिस को नहीं आने दिया, पैरामिलिट्री को नहीं आने दिया, तभी मिलिट्री को बुलाया डेरे को कैप्चर करने के लिए। तो हमने जब डेरे को घेर लिया और डेरा घेरने के बाद में, और मैं ये जो मेन जो मैसेज देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं सिरा लियोन का ऑपरेशन खुखरी का असर राम रहीम में आता है। जी। क्योंकि खुखरी में हम घेरे के अंदर थे
Right. खुखरी में हम डेरे के अंदर, घेरे के अंदर थे, हमें चारों तरफ से आतंकवादियों ने घेर रखा था। यहाँ पे डेरे के अंदर जो है डेरे के फॉलोअर्स हैं और मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर रखा है। तो अभी मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो मिलिट्री तरीके से इमीडिएट आप डेरा खाली करो क्योंकि आपका टास्क है डेरे को खाली करना। दूसरा ये था कि मेरे को जब पीछे मुड़ के देखता हूँ अपना याद आता है कि यार जब मैं घेरे के अंदर था तो मैं कोई न कोई मैसेज या कोई न कोई इन्फॉर्मेशन का इंतजार करता था, तो शायद हम भी कोशिश करें शांति से कोई इसका निपटारा हो सके। तो अंदर जो भी हैं वो अपने ही लोग हैं, अपने देश के लोग हैं। ज़्यादातर लोग समाना, पातला, पटियाला के आसपास के लोग थे जो अंदर डेरे के अंदर। हो सकता है शांति से वो लोग बाहर आ जाएं, अटैक की जरूरत नहीं पड़े और एक आम सिविलियन नागरिक कैजुअलिटी की जो हो सकता है उसको हम बचा सकें। So this was an act of diplomacy as well. Yes, I tried that. तो मैंने अटैक या जो भी बोलते हैं ऑपरेशन करने से पहले ये कोशिश किया। और जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग हुआ तो मैंने उनको यही बोला कि भाई हम अंदर मैसेज भेजेंगे कि आप लोगों में से जो बाहर आना चाहते हैं आ जाएं। मिलिट्री ने घेर लिया है, अटैक तो होगा, पर अगर आप अपनी मर्जी से बाहर आके सरेंडर हो रहे हैं तो ठीक है। और उसके लिए मैंने जब जो डीसी वहाँ पे थे उनको बोला तो वो खुद हैरान थे कि एक मिलिट्री वाला आकर के डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, क्योंकि वो डिप्लोमेसी मैं बोलूँगा कि सक्सेस होती है और इतने लोगों का खून, इतने लोगों की शायद जानें बचती है। और कहीं न कहीं मैं सोचता हूँ कि शायद अगर मैं ये नहीं करता और मिलिट्री तरीके से कोशिश करता तो शायद मेरे हाथों में भी है ना खून होता, ब्लड होता। सो गॉड वाज वेरी काइंड कि ये जो हमारी कोशिश थी डेरा राम रहीम सिरसा में घिरने के बाद, वो ऑपरेशन खुखरी कहीं न कहीं मेरे को ये गाइड करता है। इसी का दोनों का लिंक, इसलिए हमेशा जब भी बात करता हूँ कि ऑपरेशन राम रहीम और ऑपरेशन खुखरी का आपस में कनेक्ट है जो कि हमें कामयाबी देता है और शांति से देता है। बिना मारकाट, बिना सिविलियन कैजुअलिटीज हम डेरे को खाली करते हैं और डेरा वापस गवर्नमेंट को हैंड ओवर करते हैं। ये जो अनटोल्ड स्टोरी है, ये इसी की आप बात कर रहे हो जो शायद लोगों को नहीं मालूम। Right. क्योंकि हमारे मिलिट्री में भी लोगों को नहीं मालूम कि डेरा किस तरीके से खाली होता है। सबको शायद ये लगता है कि मिलिट्री तरीके से खाली होता है। मिलिट्री तरीके से हम घेर लेते हैं डेरे को, लेकिन जो खाली करना होता है वो एक शांति के रास्ते, एक डिप्लोमेसी के रास्ते, वो लोगों को जब अंदर मैसेज आता है उनको टाइम दिया जाता है और उस टाइम पे जब हम देखते हैं पहले ही टुकड़ी डेरे से बाहर आ रही है तो मेरी आंखों में चमक होती है कि देखो हमारा जो शांति का रास्ता है वो कामयाब हो रहा है। हमने बाहर जो हरियाणा रोडवेज की बसें रखी हुई थी, ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया हुआ था कि बाहर जो लोग आएंगे उनको ब्रेकफास्ट खिलाओ, बस में बैठाओ, उनके गांव में भेजो। इस तरीके से इवैक्यूएशन डेरे का होता है और एक शांति के रास्ते से होता है। और मैं आज भी धन्यवाद देता हूँ कि ऑपरेशन खुखरी में जो मैंने सीखा वो मैंने ऑपरेशन राम रहीम में लागू किया और शायद इतनी जो कैजुअलिटी जो हो सकती थी वो नहीं हुई। Right. सर, हम डेरा सच्चा सौदा और राम रहीम जी की बात कर रहे हैं। आपकी ये बुक है ऑपरेशन खुखरी। आपने इसमें पेज नंबर 197 में एक लाइन मेंशन करी है और मैं उसके ऊपर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको लाइन पढ़ के बताता हूँ, देन आई विल आस्क द क्वेश्चन। ओके। इसमें पेज नंबर 197 पे आपने लिखा है, आई एम कंटेंडेड दैट आई डिड नॉट अलाउ द ऑपरेशन इन सिरसा टू फॉलो द प्रेसिडेंट सेट बाय द ऑपरेशन ब्लू स्टार फॉर वैकेटिंग द गोल्डन टेम्पल इन 1984। सर, मैं जानना चाहूँगा इस लाइन से आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या मतलब है और आप यहाँ पे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सबसे पहले बादल, लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू, क्योंकि एंड यू कुड होम ऑन टू दिस पर्टिकुलर पेज 197। जब मैं लिख रहा था तब भी मेरे को कहीं न कहीं दिल में था कि यार कभी न कभी कोई मेरे को इसके बारे में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं जो मैंने इस बुक में लिखे हैं और बहुत इमोशनल होके लिखे हैं। It's an emotional statement and a personal statement. I mean, anybody can challenge my statement. He is most welcome. क्योंकि वो उसका परसेप्शन है। पर जो मैंने अपना परसेप्शन लिखा है कि मेरे
को खुशी था कि मैंने जो है ऑपरेशन राम रहीम को उस रास्ते पे नहीं जाने दिया जो कि शायद कैजुअलिटीज, मारकाट, और आपको मालूम है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में क्या हुआ। जी एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन होता है, उसके बाद देश में कितना मारकाट होता है। तो मैं अगेन बोलता हूँ, दोबारा बोलता हूँ कि ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं कि मैंने डेरा सच्चा सौदा में जो भी किया, लेकिन 100% कोशिश ये था कि शांति से इसका निपटारा हो। गिव पीस ए चांस बिफोर यू गो हेड विद द मिलिट्री ऑपरेशन, क्योंकि हर मिलिट्री पर्सन हमेशा मिलिट्री के तरीके से सोचता है। मैंने हट के सोचा, मैंने कुछ अलग सोचा, और उस डेरे को, जो कि शायद मैं बोलूँगा गोल्डन टेम्पल से बड़ा है, सिरसा का डेरा छोटा नहीं है, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स के अंदर है, उस डेरे को हमने शांति से खाली कर सकते हैं, अंदर मैसेज भेज के, लोगों को बाहर निकाल के। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है ऐसी कोशिश, क्योंकि आई वॉज टू यंग इन 84, आई वॉज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट, एंड हम भी उस समय स्टैंड 2 पे थे, वार्निंग पे थे। क्योंकि जो हुआ उसका वो लोग जो उस समय वहाँ पे थे वही बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैंने इतना ही लिखा है कि मैंने ऑपरेशन राम रहीम को ऑपरेशन ब्लू स्टार के रास्ते पे नहीं जाने दिया, उसको ऐसे कंट्रोल में रखा कि कैजुअलिटीज़ नहीं हो, मारकाट नहीं हो, और एक मिलिट्री वाले को ऐसा सोचना कि शायद शांति से निपटारा हो, अपने ही देश के लोग हैं, अपने ही देश के नागरिक हैं। तो व्हाट आई वांटेड टू कन्वे कि मैं इसको उस रास्ते पे नहीं जाने के दिए खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उसको वैसे नहीं होने दिया जो कि शायद गलत हो जाता। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। सर, ये कहीं ना कहीं आपकी जो डिप्लोमेसी थी, आपको लगता है कि उस टाइम पे भी अगर इस तरीके की डिप्लोमेसी या ऐसा कुछ होता तो सिचुएशन अलग हो सकती थी? Definitely, because you see what happened in Blue Star, they are different situations, लेकिन similar also कि कोई न कोई बातचीत के रास्ते, because you see even in military when we go for an operation, that is the last resort, हथियार आखिरी रास्ता है। उससे पहले अगर कोई पॉलिटिकल नेगोशिएशंस के जरिए और कोई रास्ते से बातचीत से कुछ समाधान हो सकता है, उसकी कोशिश 100% होनी चाहिए। Sir, on the verge of end of this episode, I'd like to conclude with a question. So you've been working with kids in Andhra and otherwise also. So what's your message to the youth who wants to join the forces? सबसे पहले तो you see I would like to say कि और कोई प्रोफेशन में आपको शायद लाइवलीहुड मिल सकता है, बट व्हाट मिलिट्री गिव्स यू इज ए लाइफ। अगर आपको ज़िंदगी जीना है, अगर आपको ज़िंदगी जीना है इस तरीके से कि शायद कल को, जैसे आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं बहुत कंटेंटेड और बहुत अपने आप को खुश महसूस करता हूँ, तो मिलिट्री में आइए। मिलिट्री एक एडवेंचर है, एक लाइफ है, एक लाइवलीहुड है, एक कंप्लीट पैकेज है जो शायद किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलेगा। दूसरा, एक जो आपने बोला कि क्या मैसेज देना चाहूँगा यूथ को, आज व्हेन आई ड्राइविंग टू योर प्लेस, रास्ते में मेरे को ध्यान आया कि क्रिकेट सभी देखते हैं। क्रिकेट में जब नो बॉल होती है, नो बॉल के बाद में जब फ्री हिट मिलता है तो अक्सर मैंने देखा है चौका या छक्का लगता है। तो जिंदगी को जीना है उसी फ्री हिट की तरह। क्योंकि अगर हम डर के जिएंगे, लाइफ के अंदर प्रेशर में जिएंगे, स्ट्रेस में जिएंगे, तो चौका छक्का नहीं लगेगा। तो वो फ्री हिट जो नो बॉल के बाद मिलती है, उसी फ्री हिट की तरह आप ज़िंदगी को जिए। ये ज़िंदगी जो है एक बार मिलती है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। So work hard, play hard and party harder. That is the message I would like to share with everybody. Thank you so much, sir, Thank for you, sir. joining us Thank today. you very much. for your And time, I enjoyed every moment, every question you asked me. Thank you so much. Thank you Jai. so much, sir. थैंक यू सर।